हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम एकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। हम पढ़ रहे थे जनरल मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट में आज हम लास्ट यूनिट नंबर 11 दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, बेसिकली यहाँ पर मीनिंग ऑफ मार्केटिंग की बात की जा रही है या विपणन का क्या अर्थ होता है। तो हमारी लास्ट यूनिट में हम मार्केटिंग पढ़ेंगे। इसका जो बेसिक जनरलाइज आइडिया आपको होना चाहिए, वो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर वो कवर करेंगे। देखिए मीनिंग की यदि हम बात करते हैं तो हमने रेफरेंस के लिए यूज की है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के थ्रू जो डेफिनेशन दी गई है वो। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बोलता है? मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर और यूजर्स। बेसिकली यहाँ पर अमेरिकन एसोसिएशन क्या बताना चाह रहा है? बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो जो परफॉर्मेंस होती है, बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं, जो क्या फ्लो करती हैं, गुड्स और सर्विसेज। बेसिकली हम किस पे डील करते हैं? गुड्स और सर्विसेज पे ही तो डील कर रहे हैं ना। तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर जो होता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उन कमोडिटीज को, उनको एंड यूजर्स तक पहुंचाना, कस्टमर्स तक पहुंचाने के बीच में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो फ्लो हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वो सब कुछ चीजें हम किसके थ्रू करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है अपने आप में इंडिविजुअल एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। बहुत सारी इन डिटेल्स लोग स्पेशलाइजेशन भी करते हैं इस पर, तो ये बहुत डिटेलिंग है। लेकिन आपको एक जनरलाइज वे में एक आइडिया होना चाहिए कि बेसिक क्या है, मार्केटिंग होती क्या है। वर्ड तो हमने कई बार सुना है, बट बेसिक मीनिंग जो अमेरिकन एसोसिएशन ने बोला है वो क्या बताया? बहुत ही सिंपल बताया है। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज क्या फ्लो हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हम डील उन्हीं पर कर रहे हैं, तो गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूसर से एंड यूजर्स तक पहुंच रही है। तो उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? उसे मार्केटिंग बोल सकते हैं। क्लियर है? विपणन या व्यावसायिक गतिविधियों में जो भी प्रदर्शन किया जाता है वो वस्तुओं और सेवाओं, क्योंकि हम डील वस्तुओं और सेवाओं पर करते हैं, उनके प्रवाह को उपभोक्ता तक पहुंचाना या निर्देशित करना। जो निर्माता है वो क्या करता है? उपभोक्ता को उन कमोडिटीज को, उन आइटम्स को या सर्विसेज को पहुंचाता है। वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, विपणन के अंतर्गत। क्लियर है? अब देखिए बेसिकली मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं या विपणन के कार्य क्या होते हैं, हम ये देखने वाले हैं। विपणन के कार्यों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या है? कमोडिटी। कमोडिटी मतलब आप समझ गए, जो भी गुड्स है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को यहाँ पर कमोडिटी वर्ड से डिफाइन किया गया है। तो कमोडिटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, बेसिकली योजना में क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं और विकास कर रहे हैं। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो किसी न किसी गुड्स के लिए हो रहा होगा या सर्विसेज के लिए हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर गुड्स के लिए हो रहा है तो जो गुड्स है उसको आपको उसको पूरा फिनिश गुड्स तक लेके जाना है। लाइक अगर आपकी जो कंपनी है वो क्या बनाती है? मैगी बना रही है, तो जो मैगी बनाने की कंपनी है वो क्या करेगी? पहले रॉ मटेरियल लेगी, उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस होता है वो सारी प्रोसेस करने के बाद फिर मार्केट में लेके आएगी। करती है या नहीं करती? ऐसा तो नहीं होता है कि वो लोगों को भी कहीं से डायरेक्टली बना बनाया मिलता है, नहीं। वो बेसिक रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, जो भी उसकी प्रोसेसिंग लगती है, मेकिंग प्रोसेस होती है, वो सब कुछ कंप्लीट करके पैकेजिंग सबके बाद उसको मार्केट पे लेके आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वो लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे होंगे, तो उनकी जो कमोडिटी है, जो उनका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी प्लानिंग करना और डेवलप करना। अब प्लानिंग करने में बहुत सारी चीजें और बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी, क्योंकि देखिए कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न एरा की यदि हम बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम में कस्टमर ओरिएंटेड होता जा रहा है धीरे धीरे चीजें। जो आपके कस्टमर हैं उनका सेटिस्फैक्शन इज प्रायोरिटी। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मतलब कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट्स है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक्चुअल में किस तरीके का प्रोडक्ट वो चाहता है, इन सारी चीजों का आप एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आप फाइनल प्लान करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी का होना चाहिए, ये सारी डिटेलिंग आएगी तब तो प्लान बनेगा ना। प्लानिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्लानिंग के लिए डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, तो ये सारे डेटा का कलेक्शन होगा। तो फर्स्ट जो एलिमेंट आता है हमारा मार्केटिंग में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लान करेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, और फिर उसका डेवलपमेंट करेंगे कि क्या क्या और अच्छा बेटर कर सकते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उस पर्टिकुलर बिजनेस की ग्रोथ के लिए। क्लियर है? परचेज एंड एग्रीगेशन। अगर हम परचेज एंड एग्रीगेशन की बात करते हैं तो देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम गुड्स पर डील कर रहे हैं, तो गुड्स आपने एलिमेंट मान लिया।
अब यहाँ पर परचेज एंड एग्रीगेशन, क्योंकि रॉ मटेरियल बाय करना पड़ेगा आपको बेसिक, तो रॉ मटेरियल की परचेजिंग कितनी होनी चाहिए, कितना कितना आइटम रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजों का एग्रीगेशन लगाना, ये सब कुछ आपको पहले ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कैसी होंगी, ये सब कुछ आपका प्री डिटरमाइंड होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज होगी कि इतना इतना एटलीस्ट सेल कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो उन सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल का कलेक्शन, उनका मेंटेनेंस, ये सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों की आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर अगर मान लीजिए कि डिमांड ज्यादा आ जाती है तो सप्लाई चेन आपकी मेंटेन रह पाए, इसलिए आपको एग्रीगेट लगाना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स कितने हो सकते हैं, आप मैक्स टू मैक्स कितना प्रोडक्शन करके उन चीजों को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि केवल प्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्शन के बाद उसका कस्टमर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने मार्केटिंग की जो डेफिनेशन देखी उसमें क्या देखा, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचना, एंड यूजर्स तक पहुंचना। तो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पहुंचाना कहाँ है, उसको एंड यूजर्स तक या कस्टमर्स तक पहुंचाना है। तो क्या करेंगे, हम परचेज करेंगे, एग्रीगेशन करेंगे कि कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें चीजें लेनी है, तो उन चीजों की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट कितना रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब सेलिंग, लोग जनरली क्या करते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग को सेम समझते हैं। तो अगर कोई आपसे ये बोलता है कि मार्केटिंग करना या सेल करना एक ही बात है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मार्केटिंग एक अलग चीज होती है, सेलिंग एक अलग चीज है। सेलिंग जो है वो एक पार्ट है मार्केटिंग का। कोई नॉर्मली हम यही सोचते हैं ना कि कोई सेल कर रहा है मतलब मार्केटिंग कर रहा है, या मार्केटिंग कर रहा है मतलब सेल कर रहा है। देखिए वर्ड सुनने में बहुत सिमिलर है, बट आप समझिए जो मार्केटिंग है उसका दायरा बहुत विस्तृत है, उसको हम कैसे ले रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, और जो सेलिंग है उसके अंदर कुछ लिमिटेड फंक्शंस हो रहे हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ठीक है, सेलिंग के अंदर क्या क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, एड देते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रमोशन हो रहा होता है, ठीक है, प्रमोट करते हैं आप, ये सारी सी एक्टिविटीज हो रही होती है। तो सेल करना मतलब कि इट्स अ डिफरेंट थिंग, सेल करना एक छोटा सा पार्ट है जो कि मार्केटिंग का एक पार्ट है। इसलिए जब कभी भी हम मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हम सेल्स का एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है उसको स्टडी करते हैं, कि सेलिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर आप लर्न करेंगे। तो अभी आपको क्लियर है कि मार्केटिंग और सेलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। मार्केटिंग की ही एक छोटा सा पार्ट है सेलिंग, सेलिंग मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। क्लियर है, ये तो डाउट नहीं रहेगा ना आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर आप सेलिंग, प्रोडक्शन करना ही अकेले इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैंने बोला उसको एंड यूजर्स तक पहुंचाना है। तो अब आपने प्रोडक्ट मंगा लिया, यहाँ पर क्या किया हमने, कमोडिटी के लिए क्या क्या प्लान बनाने थे हमने प्लान कर लिया, चीजों का डेवलपमेंट कर लिया कि ये आउटलेट ऐसा ऐसा हमारा प्रोडक्ट होगा, इसका ये प्राइस होगा, ये साइज होगा, ये कलर आउटलेट हम रखेंगे, सब कुछ डिफाइन कर लिया। फिर हमने क्या किया, जो जो परचेजिंग के लिए था वो सब कुछ चीजें हमने अरेंज कर ली। अब सेलिंग के लिए भी आपको बहुत सी चीजें प्री डिटरमाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, आपकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, बट आपको सेल भी तो करना है, क्योंकि अल्टीमेटली पहुंचाना तो हमको अपने कस्टमर्स तक है, एंड यूजर्स तक है। अब उन एंड यूजर्स तक पहुंचने के लिए हम किस मीडियम का यूज करेंगे, तो हम सेलिंग का यूज करेंगे। अब सेलिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, लाइक हम प्रमोट करेंगे, बहुत सारे प्रमोटिंग के मीडियम्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो सकता है, रेडियो के थ्रू हो सकता है, टीवी में एड्स के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, नंबर ऑफ मीडियम्स आर देयर। तो बहुत सारी मीडियम्स के थ्रू आप क्या करेंगे, कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट की बात को, उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे। मतलब कस्टमर्स तक क्या कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कस्टमर्स को अवेयरनेस ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगा, तो वो आपका प्रोडक्ट कैसे बाय कर पाएंगे। इसलिए सेलिंग करने के लिए आपको ये सारे टास्क करने पड़ेंगे। तो ये जितने भी टास्क कर रहे हैं ये किसके अंदर आ रहे हैं, हमारे सेलिंग के अंदर ही आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट, यातायात। आपने प्रोडक्शन किया, गुड्स को फिनिश गुड्स तक पहुंचा दिया। अब जो मैगी था उसका बेसिक रॉ मटेरियल भी आ गया, अब उसका पूरा फिनिशिंग हो गया, प्रॉपर पैकेजिंग हो चुकी है उसकी। अब उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करके जो मेन जो फैक्ट्री है आपकी, जो प्लांट है, वहां से आप होलसेलर या रिटेलर्स के थ्रू, किसी न किसी मीडियम के थ्रू आप कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे ना। तो वो मीडियम्स तक पहुंचाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम तो आप सभी परिचित हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स हो सकते हैं, ठीक है, बसेस हो सकती हैं, रेलवेज हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप पहुंचा सकते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है,
लाइक वहाँ की रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप नॉर्मली देखेंगे जो भी बड़ी फैक्ट्रीज या प्लांट्स लगाए जाते हैं उनमें ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखा जाता है कि वहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी कैसी है। अगर रोड की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको आप पहुंचाएंगे किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है और अगर वहाँ का स्टेशन ही ठीक है तो आपने बोल दिया कि हम विद द हेल्प ऑफ रेलवेज ही करेंगे, बट आप केवल रेलवेज पर डिपेंडेंसी होकर के क्या अपना स्टार्ट कर देंगे फंक्शन। आपके पास अलग अलग मीडियम्स होने चाहिए ताकि अगर डिमांड भी कभी ज्यादा है और आपको सप्लाई चेन को डिस्टर्ब नहीं करना है तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हो। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो जब कभी भी आप अपना स्टैब्लिश कर रहे हैं बिजनेस, प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं कहीं भी, तो आपको ये फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको देखना जरूरी है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितने भी एलिमेंट्स मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं वो सब कुछ अवेलेबल हो। क्लियर है? अब देखिए, अब आप इससे अगर पता है ट्रांसपोर्टेशन को अगर आप इन इकोनॉमिक्स टर्म्स में भी समझेंगे ना तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम देखते हैं ना नॉर्मली चीजों की महंगाई बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गए, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि हमारी जो कंट्री है हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं ना डीजल पेट्रोल। तो अब डीजल पेट्रोल जो फ्यूलिंग के लिए जो आइटम्स है वो हम बाहर की दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं। अब अगर दूसरी कंट्री से हमको मंगाने में प्राइसिंग ज्यादा पड़ी, ठीक है, तो अब वो ज्यादा प्राइसेस का इफेक्ट कहाँ पर आएगा, वो मार्केट में आ जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगेगी। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को बढ़ा दोगे, तो मार्केट में वो चीजें महंगी मिलने लग जाएंगी। तो आप समझ पाए सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं, इसलिए एक एक एलिमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट इज वेयर हाउस या भंडारण। अब आपका जो भी कंपनी है उसमें आपको प्रोडक्शन, क्योंकि हम फैक्ट्री और प्लांट लगाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन हम बहुत सारा रॉ मटेरियल का कलेक्शन करते हैं, कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहती है, प्रोडक्शन चलता रहता है, फिर फाइनल गुड्स फिनिश गुड्स तक पहुंचता है, सप्लाई चेन बनी रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ना ये। तो अब आपको जितना सारा आपने रॉ मटेरियल लिया है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है, तो सारी चीजों का मेंटेनेंस के लिए आपके पास प्रॉपर वेयर हाउस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस मशीनरी में कंटिन्यू चल रही है बट आपको कलेक्शन भी तो करना पड़ता है ना डेटा का। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि इतना हमने कलेक्शन किया और तुरंत के तुरंत में ही इतना मैन पावर लगा करके मैक्स टू मैक्स मैन पावर का यूज करके आपने तुरंत उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको जो मार्केट में डिमांड सप्लाई का कोऑर्डिनेशन है उसको भी मेंटेन करना है। तो आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में बल्क में जो चीजें हैं उसको लेकर के रखेंगे। तो अब आपने बल्क में जो रॉ मटेरियल लिया है वो सबको कहाँ रखेंगे, आप वेयर हाउस में रखेंगे। तो वेयर हाउस की प्लानिंग भी आपको पहले से करनी पड़ती है। गवर्नमेंट भी वेयर हाउस लेते हैं ना, गवर्नमेंट के भी आपने सुने होंगे टेंडर्स आते हैं वेयर हाउस लेने के, कई लोग टेंडर्स ले लेते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स, और जो ग्रेन्स हैं, राइस, ये जो भी चीजें होती हैं इन सबको क्या करते हैं, लेते हैं और उनको मेंटेन करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, और फिर यही चीजें बाद में जो मंडी होती हैं मंडीज में जाती हैं और फिर उनके थ्रू सप्लाई होती हैं सब में। ये तो बेसिक कंसेप्ट आप सभी को पता होगा। तो इसीलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वेयर हाउस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया, तो ये भी हमारा मार्केटिंग के अंदर ही अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है फाइनेंस। देखिए फाइनेंस भी मार्केटिंग का पार्ट कैसे हुआ, क्योंकि फाइनेंस तो इंडिपेंडेंटली एक ब्रांच है, लेकिन मैंने जैसे कि आप सभी को बताया कि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने सेगमेंट्स में क्यों बांटा है, ताकि हर चीज की डिटेलिंग को, बारीकियों को हम समझ सकें। अब यहाँ पर आती है फाइनेंस की बात या वित्त की बात। तो आपको रॉ मटेरियल बाय करना है, आपको उसका प्रोडक्शन करवाना है, आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, आपको प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है या ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है। हर चीज में आपको मॉनिटरी टर्म्स में यूज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे या नहीं। तो हर जगह आपको रॉ मटेरियल बाय करने के लिए भी वहां पर पैसे देने हैं, आपको उसकी पैकेजिंग के लिए भी अमाउंट लगेगा। तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। तो आप सारी चीजों का एक डेटा मेंटेन रखेंगे कि हमको कितना कितना जो एक्सपेंस है वो लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, अपने एक्सपेंस को पूरा कैलकुलेटिव रखेंगे, कितने कितने एक्सपेंस आपको लगे बेसिक वो प्रोडक्शन को करने में, प्लस जो भी मैन पावर आपने यूज करी उन मैन पावर पर आपने कितना इन्वेस्ट किया, डेली बेसिस पर जो रूटीन्स हो रहे थे उन पर कितनी चीजें आपने इन्वेस्ट करी। तो वो सारी चीजों का आप कैलकुलेशन मेंटेन रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन किस लिए होती है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है प्रॉफिट अर्न करना। बेसिक मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको ये कैलकुलेशन होना ही चाहिए कि कितना कितना एक्सपेंस आपको लगा है सारी चीजों में ओवरऑल।
चाहे वो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक पहुंचाने में उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग हो, वेयर हाउस में उन चीजों का मेंटेनेंस हो, मैन पावर यूज किया है, उन सभी की जो चीजों का कैलकुलेशन है वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी जो प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप कुछ एमआरपी रखते हैं ना, आपका वो एमआरपी कितना हो आप तभी डिफाइन कर पाएंगे कितना एमआरपी होगा, कितना एक्सपेंस लगेगा। तो उन दोनों के बीच का जो बेस होता है ना, वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। अगर आपके पास बेसिक कैलकुलेशन ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से बाइंग सेलिंग की प्रोसेस को कंडक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अर्न तो आपको प्रॉफिट ही करना है। तो क्लियर है आपको। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट आता है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग या फिर जोखिम लेना जिसे हम बोल सकते हैं। तो अगर हम रिस्क टेकिंग की बात करें तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या करती है, रिस्क तो बेयर करना ही पड़ता है। ऐसा बोलते हैं हम नॉर्मली कि जिसके अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है उसका बिजनेस भी बहुत ग्रो होता है, और ये कहीं ना कहीं रियलिटी भी है। देखिए अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होगी, आज आप सभी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और आप एग्जाम भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी तो दूसरे करियर ऑप्शंस को इग्नोर करके इसको ऑप्ट किया है ना, तो रिस्क तो आपने भी लिया है। अगर रिस्क ही नहीं लेंगे तो किस तरीके से हम आउटपुट मिल पाएगा हमें या गेन मिल पाएगा। सेम इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। रिस्क टेकिंग में बहुत सारा रिस्क हो सकता है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप गुड्स बना रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी गुड्स जो है वो मार्केट में इतने सेल नहीं हुई, या तो दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया और लोगों ने दूसरा प्रोडक्ट चूज कर लिया, या दूसरे प्रोडक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से एंड जो यूजर्स है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है बनने के बाद भी। तो अब वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो आप एक टाइम लिमिट होती है ना किसी भी चीज की कि आप उसको कब तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो आपका स्टोरेज का टाइमिंग भी खत्म हो रहा है। अब मोस्टली जो फूड आइटम्स होते हैं अगर हम उनका एग्जांपल्स लें तो उनमें एक टाइम लिमिट होती है ना कि इस ड्यूरेशन तक ही हम उनको यूज कर सकते हैं। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, कुछ 1 ईयर तक होते हैं। इनके बाद उन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट हो जाती है, उनका यूज ही नहीं होता। तब आप सोच के देखिए कि आपको वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना ही करना है, दैट इज मैंडेटरी। तो अगर आप इतना सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क तो ले ही रहे हैं। अब रिस्क लेने में क्या होता है कि कुछ जो रिस्क होते हैं वो आपके कैसे रिस्क होते हैं जो जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सी चीजें होती है ना, आप अगर मार्केट का एनालिसिस करें, आप ये पूरी चीजों को जान लें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से ही बनाएंगे, उतनी लिमिटेशंस रखेंगे चीजों में। और बहुत से रिस्क ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लाइक नेचुरल डिजास्टर हुआ या कोविड आया, तो अब किसी को तो पता नहीं था कि इस तरीके की कोई भी चीज भी आ जाएगी। तो जितने लोगों का प्रोडक्शन था, एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड था, तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स थे, बट जो सबसे पहला हमने सुना था अपने आसपास वो ये था कि एक कोई इंदौर की कंपनी का कोई नमकीन का ब्रांड था। उनका इतना ज्यादा बल्क में जितना प्रोडक्शन था वो सब कुछ उनको डिस्पोज करना पड़ा, क्योंकि कोई अनदर ऑप्शन ही नहीं था, ना तो उसकी सेल होनी थी और उसके पास रखने के लिए उसका इतना ज्यादा मेंटेनेंस में उनको जो रेंट देना पड़ रहा था वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आ रही थी। तो फिर उन लोगों ने उसका ये सोल्यूशन निकाला कि इसको डिस्पोज ही करना पड़ेगा। तो ऐसी भी कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं जिनके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो कुछ रिस्क तो वैसे भी हो सकते हैं, इसलिए रिस्क तो आएगा ही आएगा। तो रिस्क टेकिंग तो करनी ही पड़ेगी इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं हमको, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब स्टैंडर्डाइजेशन की यदि हम बात करते हैं या मानकीकरण की, तो कोई भी जो ब्रांड होता है, कोई भी जो बिजनेस होता है, उसमें गुड्स के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, कि इतने ग्राम्स का होगा, इतनी पैकेजिंग होगी, इतनी क्वांटिटी हम प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ आपको डिटेल्स बतानी पड़ती है, तभी आपके जो कस्टमर्स हैं वो उनको बाय कर पाते हैं। क्योंकि कस्टमर के अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इतने इतने प्राइस में हमको मिल रहा है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, तो वो चीज आपकी फिक्स्ड है कि आपकी क्वांटिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। आप इतनी क्वांटिटीज, आप 500 ग्राम का, 250 ग्राम का, जो भी आपने मेजरमेंट रखा है, तो आपको वो चीजें फिक्स्ड बतानी पड़ती है, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती है, लाइक स्टैंडर्ड में आप अपनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी होगी, इस चीज को आप बता सकते हैं। ठीक है, आपकी प्राइसिंग क्या होगी, लाइक आपने क्या क्या सेट कर दिया, आपने क्वालिटी बता दिया कि एक पर्टिकुलर
ब्रांड है उसकी इतनी क्वालिटी तो होती है, इससे कम में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अमूल का यूज करते हैं, क्योंकि अमूल का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे लोगों को एक ट्रस्ट है, इसलिए आप देखेंगे जो मैक्सिमम कंजम्पशन होता है बटर, चीज, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी में मोस्टली लोग क्या यूज करते हैं, अमूल यूज करते हैं। तो आप सभी समझ पा रहे हैं, उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया है अपना, तो वहां पर उसने अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन किया है, क्वांटिटी को भी मेंटेन किया है। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट इज पैकिंग एंड ब्रांडिंग। पैकिंग एंड ब्रांडिंग की यदि हम बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी गुड्स आपकी, कोई भी कमोडिटी आप सेल कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको पैकेजिंग तो लगेगी। अब पैकेजिंग के पीछे ये है कि आपको एंड यूजर्स तक पहुंचाना है, आप डायरेक्टली तो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सो मेनी स्टेजेस आर देयर। आपके प्रोडक्शन का फिनिश होना आपकी फैक्ट्री में, फिर वेयर हाउस में उसका मेंटेनेंस रहना, कितने डेज तक वो रह रहा है, फिर विद दी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो कितने कर्टन्स में रख करके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो सकता है डिफरेंट स्टेट्स तक जा रहे हैं, अलग अलग सिटीज तक, छोटे छोटे विलेजेस तक पहुंच रहा है, तो कितनी सारी स्टेजेस क्रॉस करेगा। तो अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो प्रोडक्ट का डैमेज नहीं होगा, क्योंकि डैमेजेस भी जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, वो रिटर्न हो जाते हैं। अगर आप किसी रिटेलर या होलसेलर तक भी पहुंचा रहे हैं तो डैमेज प्रोडक्ट जो है वो उसका जो लॉस होता है वो बेयर किसको करना पड़ता है, वो उस फैक्ट्री वाले को, जिसका मेन जो ओनर है उसको बेयर करना है। इसलिए जितनी अच्छी पैकेजिंग करेंगे आप उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए, कि उन चीजों का लॉस आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो पैकेजिंग का ध्यान रखना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ब्रांडिंग, पर्टिकुलर लोग अपना ट्रेडमार्क सेट कर लेते हैं। अब बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स होते हैं मोस्टली, क्योंकि आप उनको उन्हीं के नाम से जानते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, लाइक हीरो हो गया, मारुति हो गया, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, बाटा, टाटा, बहुत सारी चीजें होती हैं, हर किसी के आप इनको नाम से ही जानते हैं। अब देखिए सिर्फ बोलने की जरूरत है, टाटा आप सभी इस ब्रांड से परिचित हैं, बाटा आप सभी इसको जानते हैं, तो अपनी एक ब्रांड इमेज को भी बनाना पड़ता है। वो चीजें धीरे धीरे स्टेजेस में आती है, तो आपका कुछ स्टैंडर्ड सेट होगा तभी होगा ना, कि लोगों को पता है कि हाँ वो ट्रस्टेबल है, रिलायबल है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना मार्केट में कहीं ना कहीं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट इज मार्केटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब देखिए मार्केटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बेसिकली जब हम खुद बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस में हमको क्या करना है, मार्केटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पूरा डेटा अपने पास कलेक्ट करके रखना है। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या अपडेशंस हो रहे हैं, वो सारी चीजों का नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लोथिंग ब्रांड है, अब उस पर्टिकुलर ब्रांड को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जो भी फैशन चेंज हो रहा है, वो सारे फैशन जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में उनको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ताकि वो अपने प्रोडक्ट में और अपडेशन कर पाए, न्यू जो डिजाइन है उनको अपडेट कर पाए, तभी तो लोग बाय करेंगे ना उनका प्रोडक्ट। तो इसीलिए बहुत सारी मार्केट की जो एक्टिविटीज हैं उन सब पर आपकी नजर होनी चाहिए, वो सारी चीजों के लिए आपको अपडेटेड रहना चाहिए, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर करा सकें और वैसे ही आपकी गुड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सके कस्टमर के लिए। क्लियर है? तो अब आप समझ पाए, ये थे एक बेसिक फंक्शंस। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। अभी तक हमने बेसिक देखा, क्या मार्केटिंग क्या होता है, विपणन क्या होता है, उसकी क्या फंक्शनिंग होती है। अब हम यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, क्योंकि मार्केटिंग तो हमने देख ली, इतनी सारी एक्टिविटीज है, बट उन सभी चीजों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जा रहा है। तो रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन का यूज किया है, किसके द्वारा, कुडेफ और स्टेप के द्वारा। ये क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डायरेक्ट, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ पर्पसफुल एक्टिविटी टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ मार्केटिंग गोल्स। बेसिकली मार्केटिंग गोल्स को फुलफिल करने के लिए, मार्केटिंग गोल्स को अटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब कुछ क्या कहला रही है, हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आ रही है। अब हमने मार्केटिंग का बेसिक तो देख लिया कि मार्केटिंग क्या है, मेन जो फाइनल जो प्रोड्यूसर है उसको अपने एंड गोल कस्टमर्स तक पहुंचना है, बट उनके बीच में अपने गोल तक अचीव करने के लिए जितनी सारी एक्टिविटीज है उन सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर और सिस्टमेटिकली मैनेज करना हमारा क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए इसके अंदर मेनली 4 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, जिनको कि हम आगे देखेंगे। अब देखिए इसी में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आप हमेशा सुनेंगे, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स या फिर विपणन मिक्स जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स जो होता है ना, मार्केटिंग मिक्स इज द प्लानिंग ऑफ बैलेंस मिक्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, किसका मिक्स, मिक्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द मार्केट सिस्टम व्हिच एम्स एट द बेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। क्योंकि सबसे ज्यादा
आज के मॉडर्न एरा में इंपॉर्टेंट क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं मार्केटिंग में, वो सारी चीजों का जो मिक्स है उन सबको मेंटेन करना, उन सबको मैनेज करना ही हमारा क्या कहलाता है, मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। हम कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, और मार्केटिंग मैनेजमेंट को हम किसके थ्रू कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग मिक्स, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट में सो मेनी थिंग्स आर देयर, उन सभी का कॉम्बिनेशन हमने क्या बना लिया, मार्केटिंग मिक्स बना लिया। क्लियर है आप सभी को? बेसिकली क्या कर रहे हैं, बाजार प्रणाली में जितने भी चर आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, सभी एलिमेंट्स का संतुलन करना, उन संतुलन करना ही उद्देश्य, बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी क्या है यहाँ पर, सबको मेंटेन करना, किसके लिए, कस्टमर के बेस्ट सेटिस्फैक्शन के लिए। बेसिकली इसमें जो हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसको कि P4 भी बोला जाता है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि P4 क्या है, तो P4 आपकी क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 P's की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स में सबसे फर्स्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट या उत्पादन। अब आप देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गुड्स या सर्विसेज पर डील करती है, तो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसको हम एज अ प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, एज अ प्रोडक्ट या फिर उत्पादन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स का हमको प्रोडक्शन करना है, अब प्रोडक्शन का जो एलिमेंट है उसको किस तरीके से आप मेंटेन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली मार्केटिंग हम मिक्स में देख रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइसिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। तो प्रोडक्शन करने में इनिशियल स्टेज में गुड्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, चाहे उसकी पैकेजिंग हो रही है, चाहे उसका मेंटेनेंस, आप पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि कस्टमर है। हमने मार्केटिंग मिक्स में क्या देखा, मार्केटिंग मिक्स में हमने ये देखा कि इंपॉर्टेंट जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है वो क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को सेटिस्फाइड करे। मतलब यहाँ पर कस्टमर जो है उसकी नीड्स क्या है, ठीक है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है, यहाँ पर कस्टमर क्या चाहता है, किस तरीके की उसकी डिजायर्स है, वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना उसको मेंटेन करना। कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को मेंटेन कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसको फाइनल हम वैसा ही डिजाइन करेंगे जैसा कस्टमर ने अपने माइंड में इमेजिन किया होगा। क्योंकि देखिए हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सभी का माइंड जो है वो एक लिमिट, जहां तक भी सोच सकते हैं हम सभी, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पता चल जाती है। लाइक जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर पहले जो लैपटॉप चलता था, लैपटॉप के बाद टैब आया, टैब के बाद फोन में इतने सारे फीचर्स आ गए, तो आप सोचिए कि कस्टमर जो था उसको कहीं ना कहीं लैपटॉप को कैरी करने में डिफिकल्टी आ रही थी, इतनी सारी फंक्शनिंग के लिए उसको एक अलग से सेपरेट लैपटॉप कैरी करना पड़ता था। तो उसका मॉडिफिकेशन क्या किया गया, टैब। अब टैब भी हो गया, लेकिन फोन और टैब दो चीजों को मेंटेन करना इज क्वाइट टफ। तो क्या कर दिया गया, फोन में ही इतने सारे एडवांस फीचर्स ऐड कर दिए गए कि मैक्सिमम जो एक्टिविटीज हैं वो फोन के थ्रू ही हो जाती हैं। तो प्रोडक्ट में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, हमने ये देखा कि कस्टमर की एक्चुअल में डिमांड क्या है, कस्टमर की क्या डिजायर्स है, क्या उसकी नीड है, उसको इतनी सारी वर्किंग करनी होती है और उसको कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज आ रही है, तो कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, हम उसका क्या इजी ऑप्शंस निकाल सकते हैं, वो सारी चीजों का जो डेटा होता है कहीं ना कहीं वो सब कुछ रिसर्च करना, उन चीजों का एनालिसिस करना, फिर प्लान करके फाइनल गुड्स बनाना। तो ये सब कुछ क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्शन में आ जाएगा। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हम कैसा बनाएं, कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाएं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है प्राइसिंग। अब देखिए प्राइसिंग जो है उसको कैसे मेंटेन करना है, लाइक आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं मार्केट में बहुत सारे, तो अब आपको कॉम्पिटिटर्स से भी अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है सेम स्पेसिफिकेशन फीचर्स वाले दूसरे भी जो ब्रांड्स हैं उन्होंने भी सेम उसी तरीके का डिजाइन, सेम स्पेसिफिकेशन के जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर दिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, प्राइस में डिफरेंस कर सकते हैं, प्राइस में वेरिएशन करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ज्यादा सेल कर सकते हैं। तो प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्राइस ज्यादा है और सेम जो रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर की वो फुलफिल हो रही है आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, तो फिर कस्टमर जो है वो आपसे क्यों लेगा प्रोडक्ट, वो अनदर पर्सन से ही चूज करेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपनी प्राइसिंग के लिए अवेयर रहना पड़ेगा पूरे मार्केट से, कि मार्केट का क्या सिनेरियो है और एक्चुअल उस प्रोडक्ट के लिए दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या प्राइसिंग रख रहे हैं।
आप कितना कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, क्या क्या आप कंसेशन दे सकते हैं, अगर लोन या क्रेडिट पे दे रहे हैं आप किसी को प्रोडक्ट, तो क्या एक्चुअल में आपने जो मैन्युफैक्चरिंग जो आपने उसकी कॉस्ट लगाई है वो आपकी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर इतना लेट आपने लोन, आपने किसी को 1 ईयर के लोन पे चीजें दे दी और आपकी कॉस्टिंग नहीं निकल पा रही, आपको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर आप लोन फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट पर, ठीक है। इसलिए प्राइसिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको छोटी छोटी चीजों की भी ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन के लिए सस्टेन कर पाएगा मार्केट में। क्लियर है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण की यदि हम बात करें तो हम सभी जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियम्स, जैसे हमने अभी देखा ट्रांसपोर्टेशन, तो अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया फंक्शनिंग में कि डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियम्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट अब उन मीडियम्स में से हम क्या ऑप्ट कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या बेस्ट फैसिलिटीज हो सकती हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कितनी जल्द से जल्द जो अपने रिटेलर्स हैं, जो होलसेलर हैं, उन तक पहुंचा पाएं, ताकि आपका वो जो टाइमिंग है वो सेव हो जाएगा और उन तक पहुंच जाएगा, तो आपका मार्केट में प्रोडक्ट सेल होने के लिए आपके पास एक टाइम लिमिट होगी। डिमांड सप्लाई की जो चेन, जो सप्लाई डिमांड सप्लाई जो चेन है उसको आप मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो आपका स्ट्रांग रहेगा। आपके पास ये कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी कि अगर एक मीडियम से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास कोई दूसरा मीडियम नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आपके रिटेलर्स और होलसेलर्स भी आते हैं कि आपने अगर एक पर डिपेंडेंसी रख ली कि यही पर्टिकुलर होलसेलर या रिटेलर है, हमको सिर्फ इसी को अपने प्रोडक्ट देना है, तो अगर फॉर एग्जांपल कभी उसको कोई प्रॉब्लम है या डिफिकल्टी है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टक होकर रह जाएगा। इसलिए आपको एक पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी, आपको बहुत सारे अपने ऑप्शंस जो है उनको ओपन करके रखना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कितनी सारे आयाम होते हैं, कितने सारे डायमेंशंस होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक के अंदर भी ना बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती है। आप जनरलाइज वे में भी समझेंगे ना तो कॉमन सेंस के बेसिस पर आप ऑब्जेक्टिव्स लगा लेंगे। क्लियर है। लास्ट वन इज प्रमोशन। प्रमोशन या की यदि हम बात करते हैं तो प्रमोशन, जैसे हमने देखा कि आपने प्रोडक्ट बना लिया लेकिन कस्टमर्स को, मार्केट में पब्लिक को पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए कोई नहीं जा रहा, आपको उसकी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। बार बार आप उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप पब्लिक में उस चीज की एक इमेज क्रिएट कर देंगे, तो पब्लिक बोलेगी ठीक है लेट्स ट्राई। अगर कुछ नया भी प्रोडक्शन कर रहे हैं आप तो भी पब्लिक बोलेगी कि एटलीस्ट हमको वो ट्राई करना चाहिए। अब प्रमोशन में आप कितनी बेस्ट से बेस्ट अपना एड बना सकते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कस्टमर्स का माइंडसेट चेंज करेंगे आपका एड, इसीलिए आप उस एड को कितना अच्छा बना सकते हैं कि कस्टमर का जो माइंड है वो चेंज हो जाए। जैसे आप बहुत सारे देखते होंगे लाइक मालाबार गोल्ड है, वो हमेशा अच्छे अच्छे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनको लेते हैं, ठीक है, ऐड करने के लिए, इवन लक्स ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्शन क्या करते हैं, इतने इतने इनके जो नाम है वो फिक्स है, इतना बड़ा ब्रांड है, बट स्टिल वो उस चीज को एक मेंटेन करके रख रहे हैं कि अगर ये यूज करता है तो यार मतलब इट इज गुड, अगर ये बोल रहे हैं मतलब कि कोई तो बात होगी इस प्रोडक्ट में। इसलिए प्रमोशन का मीडियम भी आपका क्या होगा, कैसा होगा, वो सब कुछ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन डिपार्टमेंट ही अलग होता है, वो टोटली फोकस करता है कि हमको किस तरीके से प्रमोट करना है और मेक्स टू मेक्स हम मार्केट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। क्लियर है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि यदि हम बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में हमने शुरू से क्या देखा कि प्रबंधन हम लोगों के साथ लोगों के लिए कर रहे हैं, या ये भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो मैनेजमेंट में जब हम मार्केटिंग की भी बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है आपका पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपके जो कस्टमर्स हैं वो कौन है, पब्लिक है, तो आपको पब्लिक के साथ वो रिलेशन को मेंटेन करना है। चाहे आप प्रमोशन देख रहे हैं, आप प्राइसिंग देख रहे हैं, या आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, आप हर चीज में कस्टमर को ही माइंड में रखा हुआ है आपने कि हमारे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन किस तरीके से हम कर पाए। अब कस्टमर ओरिएंटेड है चूंकि बिजनेस, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हमारी प्रायोरिटी है, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर्स के साथ रिलेशन को मेंटेन रखेंगे। प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं है, मार्केट में उसकी इमेज खराब हो जाएगी। आप कितना भी अच्छा उसका प्रमोशन कर लीजिए, कितना भी अच्छा उसकी पैकेजिंग कर लीजिए, बहुत खूबसूरत पैकेजिंग करके सप्लाई करवा दीजिए, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी वो फेल हो जाएगा। एक बार के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो जो बात है
छोटी सी बात आपकी तरह फैल जाएगी पूरे मार्केट में कि ये जो प्रोडक्ट है ये दिखने का है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ऐसा होता है ना, कई बार हम कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कुछ कुछ ऐसी चीजें हम बहुत एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देख के ले लेते हैं बट उनका क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, दैट इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन आप कैसे रखते हैं ना, पब्लिक रिलेशन आपका खत्म केवल सेलिंग तक नहीं होता कि कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच गया, उसके बाद भी आपका टास्क है, आपने ये नहीं है कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचा दिया, आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके साथ रिलेशन मेंटेन रखेंगे, कस्टमर्स का फीडबैक लेंगे। आप सभी ने सुना है ना कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक क्यों लेते हैं, ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल पता चले, एक्चुअल में प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, हो सकता है मे बी जो हमारी टीम है वो उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है जितना कि कस्टमर अपने फीडबैक के थ्रू हमको बता देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट को इनहांस कर देंगे, अपडेट कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, बेटर क्वालिटी का आएगा। तो मार्केट में फिर आप अपनी इमेज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में अगर मैगी लेते हैं, बीच में क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले उसके लिए बहुत सारे रूमर्स आए, ठीक है, बहुत सारे बैन लगे, कुछ टाइम के लिए बंद हो गया प्रोडक्शन, लेकिन आप सोचिए कि उसने अपनी इमेज को वापस से खड़ा किया, ठीक है, और जितने प्राइस में वो था उसने उससे ज्यादा प्राइस में मार्केट में लेके आया, और बट स्टिल हम सभी यूज कर रहे हैं, हम सभी मोस्टली जो लोग हैं जो मैगी लवर्स थे वो वापस से मैगी खाना स्टार्ट कर दिया। कितने लिमिटेड टाइम के लिए इमेज का स्पॉइल होना और फिर अगेन मार्केट में वापस आना, अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, केवल सेल नहीं करना है, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर जो मेन हमारा टॉपिक था पब्लिक रिलेशन, उस पर आते हैं। पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने में क्या क्या चीजें करेंगे, प्लान्ड एफर्ट्स, नियोजित प्रयास, ठीक है। प्लान्ड एफर्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो चीजें प्लान, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहले से प्लान नहीं है। अब यहाँ पर पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करना है, मतलब आपने पहले से प्लान करके रखा है क्या क्या एफर्ट्स हम मार सकते हैं टू मेंटेन दी रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, ठीक है। प्लान एफर्ट्स लाइक आपने अपना जो प्रोडक्ट है उस पे डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी डिटेलिंग, आपने सारी चीजों को बहुत स्पेसिफिक वे में, उसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए आपने, वो सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को देके रखी है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा वो सारी डिटेलिंग से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अवेयर हैं वो क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल तो नहीं है, तो वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लान एफर्ट्स में आपका क्या आ गया, जो भी आप डिटेलिंग्स दे रहे हैं वो आप कंसीडर कर लो यहाँ पर, क्लियर है। अब नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या ऐसा होता है कि एक बार कस्टमर्स के साथ आपने रिलेशन मेंटेन कर लिया उसके बाद दोबारा जरूरत ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप सेलिंग कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, फिर आपको वापस जाना है मार्केट में, क्योंकि अल्टीमेटली वही कस्टमर्स हैं जो रिपीटेडली आते रहते हैं आपके पास। न्यू कस्टमर्स कुछ आएंगे लेकिन कुछ कुछ ऐड होते हैं, बाकी रेगुलर बेसिस पर कस्टमर्स चलते रहते हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हमको रिलेशनशिप भी मेंटेन कैसे करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस वे में मेंटेन करना पड़ेगा, क्लियर है। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब क्रिएशन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमको पता है कि हमारे कस्टमर की क्या नीड्स, वांट्स, क्या डिजायर्स हैं, कस्टमर क्या चाहता है, और कस्टमर को पता है कि जितनी भी उनकी नीड्स हैं, जो भी डिजायरेबल प्रोडक्ट वो चाहते हैं वो आपके पास ही उनको मिलने वाला है, क्लियर है। जैसे जो एप्पल यूजर्स होते हैं उनको पता है कि जो स्पेसिफिकेशंस, जो फीचर्स, जो अपडेशंस वो चाहते हैं वो उनको एप्पल ही प्रोवाइड करेगा केवल, तो वो और किसी ब्रांड की तरफ देखते भी नहीं, ठीक है। वो केवल और केवल क्या करेंगे, एप्पल के ही जो प्रोडक्ट्स होंगे उन्हीं को यूज करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी उनके कस्टमर्स और उनके बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि यही लोग हैं जो सीरीज में उन्हीं के फोन यूज कर रहे हैं, जो सीरीज में उन्हीं के लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, तो उनकी अब क्या डिमांड होगी, क्लियर है आप सभी को। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना बिटवीन दी कस्टमर एंड जो ओनर है कंपनी का या जो प्रोड्यूसर है। पर्पसफुल एक्शन, उद्देश्यपूर्ण क्रिया, पर्पसफुल एक्शन, नंबर ऑफ एक्शंस आर देयर, ठीक है। आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सभी का कुछ ना कुछ पर्पस है कि कस्टमर तक क्या चीजें पहुंचनी है, कैसी पहुंचनी है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो सारी चीजों का ध्यान में रखना, वो सारी ऑब्जेक्टिविटी को कभी भी इग्नोर नहीं करना, हमेशा उस ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करके रखना, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय पर्पस।
आप बाय पर्पसली सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको अपने बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए सस्टेन करना है तो मार्केट में सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से बनेगी, जब हम पर्पसफुल वे में कस्टमर के साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे, कंटिन्यूसली अपने जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग करते रहेंगे, एडवर्टाइजिंग करते रहेंगे। ऐसा नहीं कर सकते ना हम कि एक बार ऐड हो गया, बहुत फेमस हो गए, फिर हम गायब हो गए, फिर हमने सोच लिया कि हम इतने फेमस हैं कि अब हमको मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, आपको कंटिन्यूसली जुड़े रहना पड़ेगा। तो इसलिए आप पर्पसफुली क्या करेंगे, सारी चीजों को मैनेज करते रहेंगे, कंटिन्यूसली एक रिलेशन बना के रखेंगे कस्टमर्स के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट इज स्पेशल एक्शन। कुछ कुछ स्पेशल एक्शंस जो कि आप न्यू फीचर्स, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपकी कस्टमर्स की क्या डिमांड है और आपके पास कुछ और अच्छे आइडियाज हैं, कुछ और बेटर चीजें आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उन चीजों को भी उसमें ऐड करेंगे। आप उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, टेस्ट ट्रायल बेचती है। जो अच्छे अच्छे कुछ ब्रांड्स होते हैं, लाइक अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लैक्मे ले लीजिए, तो लैक्मे क्या करते हैं, सैशेस के फॉर्म में जो भी कुछ न्यू वो लॉन्च करना चाहता है इन फ्यूचर, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करवाता इनिशियली। वो क्या करता है, छोटे छोटे सैशे फ्री में देता है मेन प्रोडक्ट्स के साथ। तो उस प्रोडक्ट के साथ जब वो सैशे पब्लिक यूज करती है, फिर उसके फीडबैक से उसको पता चल जाता है कि मार्केट में उस चीज की डिमांड आएगी या नहीं आएगी। अगर एक्चुअल में आएगी तो फिर उसका प्रोडक्शन वो लोग करवाते हैं। तो ये भी एक अच्छा वे होता है। तो स्पेशल एक्शंस ले लिया आपने, कुछ कुछ विशेष और ज्यादा ऐड ऑन करने की कोशिश की कि कस्टमर के लिए हम किस तरीके से बेटर चीजें यूज कर सकते हैं। अब देखिए, पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हमने जो कि प्रीवियसली भी डिस्कस किया, वो क्या क्या टूल्स हो सकते हैं जिनका यूज करके हम मेंटेन कर सकते हैं लोगों के साथ रिलेशन। सो बेसिकली फर्स्ट इज न्यूज। न्यूज तो बहुत बड़ा मीडियम है, न्यूज बहुत बड़ा मीडियम है। कोई भी आप प्रोडक्ट देख लीजिए, न्यूज के थ्रू क्या हो जाता है ना, हाईलाइट हो जाता है, लोगों तक, मिक्स टू मिक्स लोगों तक उसकी रीच हो जाती है। तो आप समाचार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट जो है वो कर सकते हैं, तो लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? लेक्चर्स की यहाँ पे बात की जाए तो जो कंपनी का सीईओ होता है या जो डायरेक्टर होता है, वो क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ी अगर कार की कंपनी है, तो उसका जो मेन जो डायरेक्टर, जो सीईओ होता है, वो क्या करता है, उसको फुल्ली वो डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है ना, वो किसके थ्रू कंडक्ट की जा रही है, इन अ लेक्चर के फॉर्म में। ठीक है, वो उसकी पूरी डिटेलिंग सीईओ जो डायरेक्टर है वो खुद बताता है कि एक्चुअल में उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या स्पेशल है। तो वो एक मेन एलिमेंट होता है, उस चीजों का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंडसेट में। क्लियर है? नेक्स्ट इज रिटन मटेरियल। रिटन मटेरियल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने प्रोडक्ट की जो डिटेलिंग है, उसकी एमआरपी जो है, जो उसकी एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, वो सारी चीजों की डिटेलिंग लिखते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी उन्होंने लोशन या कुछ भी अगर रिकमेंड किया है या फेस वॉश, तो वो उनके स्पेसिफिकेशन फीचर्स पढ़ लेते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं तो आपकी स्किन टाइप के लिए सूटेबल रहेगा। या बहुत सारे लोग, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना कि सभी मोस्टली लोग अवेयर हो गए, तो कुछ भी प्रोडक्ट अगर डॉक्टर भी रिकमेंड करता है ना, तो हम तुरंत उसको गूगल करते हैं कि ये एलिमेंट्स होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, हमारी स्किन के लिए ठीक है या नहीं है। तो इस तरीके से रिटन इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को डिटेलिंग चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी पकड़ा दो, और कोई भी छोटा सा बच्चा भी होता है तो वो भी बोलता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया कि रिटर्न मटेरियल होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज। ठीक है, पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज, जितनी भी हमने एक्टिविटीज करी हैं, पब्लिक सर्विस एक्टिविटी में आप लोगों के साथ जाके कांटेक्ट करना, उनका फीडबैक लेना, उनका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर रिव्यू, आपने देखा भी होगा कई बार लोग इस तरीके से करते हैं। आजकल तो चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के कारण आपके पास बहुत सारे सर्वे आते हैं ना, या आप कभी शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो वहां पर भी आपके पास पूरा सिस्टम होता है कि फीडबैक आप दे दीजिए, वहां पर बना होता है स्क्रीन, तो आप वहां पर भी पूरी डिटेलिंग बता देते हैं कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन है। या आपके पास कई बार ऑनलाइन भी सर्वे होते हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी सर्वे में जो आप फील कर रहे हैं वो सारी चीजें आप डिटेलिंग फिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, पब्लिक सर्विस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया भी हो रही है। और पहले ये होता था कि नॉर्मली लोग जा करके लोगों से मिल करके फीडबैक लेते थे कि वो कस्टमर, और फिर उन सारी चीजों को फिल करते थे मैन्युअली कि क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, जिससे कि उनको फ्यूचर में हेल्प मिल पाए आगे अपने प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए। तो क्लियर है ये वाला पॉइंट भी आप सभी को? देखिए, हमने यूनिट नंबर 11 भी फिनिश कर ली। बेसिक जो भी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट थे आपके लिए वो सभी कुछ मैंने आपको जनरल मैनेजमेंट में पढ़ाया।
11 यूनिट्स हमने बोली थी, हमने वो पूरी 11 यूनिट्स कवर किए। अब जो भी कुछ रिमेनिंग रह जाता है, आपको ऐसा लगता है कुछ भी है, तो उन सबको हम एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब जितनी भी अभी प्रीवियसली हमने 5 यूनिट्स के एमसीक्यूज आपको क्लास के थ्रू दिए हैं, रिमेनिंग जो यूनिट्स के एमसीक्यूज हैं उनकी हम आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। लिंक जो है आपको मिल जाएगी, वो आपको यूट्यूब चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है एकेडमी का, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी के थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक हम कंबाइंड पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी तक जितनी भी चैप्टर्स, जितनी भी यूनिट्स हुई हैं, सबको मर्ज करके कंबाइंड पीडीएफ प्लस जितनी भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे वो सबका जो मर्ज पीडीएफ होगा वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से अपना एग्जाम करना। बिल्कुल सिंपल और कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है ये। सिर्फ एक बार इसको देख लो कि एक्चुअल में है क्या, बेसिक आइडिया और अपने कॉमन सेंस का यूज करना, बहुत अच्छे से आप आराम से इस पेपर को सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से पेपर करना और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।